Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 13th of April 2022. तो 13 अप्रैल 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको बता दूं कि जिनको भी लगता है कि उनका करंट अफेयर्स वीक है वो हमारे करंट अफेयर्स की रिवीजन सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा कंटेंट है और आपको अवेलेबल रहेगा, अभी सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, तो अगर आप देखना चाहें तो उसको आप देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट में जो लिंक है वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। शुरू करेंगे आज का न्यूज़पेपर। काफ़ी अच्छी न्यूज़ आइटम्स आए हैं आज और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे कि एल नीनो हो गया या आपका प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो गया, वो टॉपिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे आज के एनालिसिस के बाद। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज के सवालों के साथ जो कि प्रीलिम्स के लिए आपको इंपॉर्टेंट है। पहला सवाल है, स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय। स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, क्लाइमेट इंडेक्स इनमें से कौन सी बॉडी निकालती है? ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, नीति आयोग, and then Ministry of New and Renewable Energy. So these are the options for you. I hope you will try to answer this question in the comment section below. ठीक है ना। दूसरा जो सवाल है वो है, which of the following are primary pollutants? इनमें से कौन से प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स हैं आपको बताना है। फर्स्ट इज ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, सेकंड इज कार्बन मोनोऑक्साइड, थर्ड इज परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। तो इनमें से आपको चुनना है कि जो भी प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स हैं वो बताने हैं आपको। ऑप्शंस आपके सामने है 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस माइट कॉज कोस्टल इरोजन? इनमें से कौन सी प्रोसेस से कोस्टल इरोजन होगा? फर्स्ट इज हाइड्रोलिक एक्शन, सेकंड इज एब्रेशन, थर्ड इज कंप्रेशन। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी प्रोसेस से इरोजन होगा, विच विल कॉज कोस्टल इरोजन। ठीक है ना। तो ऑप्शंस आपके सामने है 2 and 3, 1 and 2, 1 and 3 या 1, 2 and 3। ठीक है ना। तो दीज आर द ऑप्शंस फॉर यू, दीज आर द थिंग्स। तो ये आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही कौन सा गलत है। तो ये 3 सवाल आज आपके लिए अटेम्प्ट करने के लिए। प्लीज डू ट्राई टू अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा, है ना। एक एक करके मैं आपको आंसर्स बता देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन था इनमें से स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स कौन निकालता है? तो ये निकालता है आपका नीति आयोग। मैंने कल भी आपको एग्जाम न्यूज़पेपर एनालिसिस में बताया था, इसको नीति आयोग निकालता है। दूसरा सवाल मैंने आपसे पूछा था कि प्राइमरी पॉल्यूटेंट, तो इसमें से 1 and 2 आर द प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट जो है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट में आता है। ठीक है ना। क्या होते हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स? जो इंटरैक्शन से बनते हैं प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स के। तो परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट जो है वो इंटरैक्शन से बनता है। इट इज एक्चुअली द इंटरैक्शन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन, है ना। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन के इंटरैक्शन से बनता है आपका परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, इसलिए वो प्राइमरी पॉल्यूटेंट नहीं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। और तीसरा सवाल था मैंने कि पूछा था कि कौन सी चीज़ों से इनमें से कोस्टल इरोजन होगा? हाइड्रोलिक एक्शन से। बिल्कुल सही बात है। अगर हाइड्रोलिक एक्शन मतलब कि वाटर जब शोर पे मान लो कोई रॉक है या कोई ऐसी चीज़ है तो उसको इरोड करेगा, है ना, बार बार उसको हिट करेगा। तो एब्रेशन भी ऑब्वियस सी बात है, एब्रेशन से भी होता है, एक लेयर दूसरे लेयर को मतलब वो करती है, ऑब्वियस सी बात है, इससे होता है। फिर कंप्रेशन तीसरा भी है, रॉक्स के अंदर का, जैसे वहाँ पे अगर कोई रॉक्स है या वहाँ पे कोई इस तरह से बॉडी है तो उसके अंदर अगर कोई क्रैक है तो उसमें पानी चला जाए बार बार या उसको कंप्रेस करे या कुछ भी हो, कोई भी चीज़ है तो इससे आपका कंप्रेशन से भी इरोजन होता है, कंप्रेशन से भी होता है। ठीक है ना। तो ऑल दीज 3 आर द रीजंस फॉर इरोजन। 1, 2 and 3 विल बी द आंसर फॉर दिस। ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, आपका मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ आते हैं। आज का मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे है, हाउ कैन इंडिया अचीव यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज? इंडिया किस तरीके से यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज अचीव कर सकता है आपको बताना है। एंड व्हाट इज द वे फॉरवर्ड इन द केस ऑफ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज? मतलब यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के फील्ड में इंडिया को क्या करने की आवश्यकता है, किस तरीके से हमारे यहाँ का जो यूनिवर्सल हेल्थ केयर है वो प्रोवाइड हम कर सकते हैं और किस तरीके से हम मतलब ये सारी चीज़ें मेक श्योर कर सकते हैं। बेसिकली ये सवाल है। ठीक है ना। तो इसका आंसर आप अटेम्प्ट करिए अपनी तरफ से। These are the main question of the day. तो I hope you will try to attempt this question. First जो न्यूज़ है वो है regarding the inflation. अब आप सबको पता होगा कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग नाम की एक चीज़ होती है। तो इन्फ्लेशन टारगेटिंग नाम की चीज़ का मतलब क्या है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो मॉनेटरी पॉलिसीज हैंडल करता है। मॉनेटरी पॉलिसीज मतलब कि ऐसी पॉलिसीज जो कि इन्फ्लेशन को चेक में रखें। ठीक है ना। तो आरबीआई का एक काम ये है कि वो इन्फ्लेशन को चेक में रखता है, बेसिकली उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है और उसको 2% से लेकर के 6% की
लेवल में रखता है, 2 to 6%, मतलब कि 2% से 6% के बीच में रखने की कोशिश करता है, ठीक है ना। तो एक्चुअली दैट इज इन्फ्लेशन टारगेटिंग, मतलब कि आपने एक टारगेट सेट कर लिया 2% से 6% के बीच का, आप उसी के बीच में इसको रखना चाहते हो, तो ये एक्चुअली में इन्फ्लेशन टारगेटिंग कहलाती है, ठीक है ना। अब यहाँ पे कोशिश क्या रहती है कि 6% के अंदर है, बट अभी जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो 6.95 यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 7% जा चुका है, मतलब कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग चेंज हो चुकी है, मतलब अब वो बढ़ चुका है। यहीं पे इशू क्यों आ रहा है, क्योंकि अभी तक जो आरबीआई की पॉलिसी रही वो अकोमोडेटिव रही है। अकोमोडेटिव पॉलिसी का मतलब मैंने आपको बताया था कि अकोमोडेटिव पॉलिसी में आरबीआई ग्रोथ बढ़ाने के लिए जाती है। एक्चुअली में ग्रोथ बढ़ाना और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना दोनों में अलग अलग पॉलिसीज लगती हैं। ग्रोथ बढ़ाने के लिए आपको पब्लिक के पास पैसा देना पड़ता है, और मतलब इन्फ्लेशन को घटाने के लिए आपको पब्लिक से पैसा खींचना पड़ता है, दोनों में अलग चीजें करनी है। तो अब अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, तो आरबीआई को क्या करना होगा, पब्लिक से पैसा खींचना पड़ेगा। और पब्लिक से पैसा कैसे खींचेंगे, इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा करके, रेपो रेट को बढ़ा करके, सीआरआर एसएलआर को बढ़ा करके, ये सारी चीजें हैं। या ओपन मार्केट ऑपरेशन, अगर ओएमओ हो तो वहां पे बैंक सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करना पड़ेगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटी को जब सेल करेगा आरबीआई तो उसके पास पैसा आएगा मार्केट से। तो कुल मिलाकर के ये सारी चीजें उठानी पड़ेंगी अगर आप अब उनको इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस इन्फ्लेशन एंड इट्स कंसेप्ट, इन्फ्लेशन टारगेटिंग एज वेल। यूजीसी अलाउज इनरोलिंग फॉर 2 डिग्रीज। अब यहाँ पे 2 डिग्री में इनरोल करने का परमिशन अब यूजीसी देगा। अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स विल सून बी एबल टू परस्यू 2 डिग्री साइमल्टेनियसली। तो अब जो है 2 डिग्री एक साथ वो साइमल्टेनियसली परस्यू कर सकते हैं अंडर ग्रेजुएट के और पोस्ट ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने ये चीज कही है कि नाउ इट विल बी अ फ्लेक्सिबल सिस्टम वेयर स्टूडेंट्स कैन एनरोल फॉर 2 डिग्रीज, है ना। अगर भाई आपको ज्यादा पढ़ने की इच्छा है, आप ज्यादा अच्छे से सोचते हो कि आप दोनों चीज एक साथ निकाल सकते हो, तो दैट कैन बी अ न्यू सिस्टम। सो दैट इज हाउ यूजीसी इज गोइंग टू वर्क नाउ। एंड यूजीसी ने कहा है कि ये जो सिस्टम है ये एकेडमिक सेशन 2022-23 से, है ना, शुरू हो जाएगा, और उसकी गाइडलाइंस जो है वो बहुत ही जल्द आपको पब्लिक डोमेन में कर दी जाएंगी। तो गाइडलाइंस भी आएंगी और ऑब्वियसली बात है उसके बाद फिर सिस्टम भी इन प्लेस हो जाएगा। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स हैं। तो लेट अस कम टू द नेक्स्ट पेजेस। यहाँ पे आगे देखते हैं कोई और इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है। बहुत ही प्यारा आर्टिकल है, मैं बता रहा हूँ, लिटरली आपको ये आर्टिकल बिल्कुल देखना चाहिए, चाहे आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, मेंस की तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यू की कर रहे हैं। अब ये जो आर्टिकल लिखा है वो लिखा है HOPS के ऊपर। HOPS तो ठीक है, चलो ये इनका जीन ड्रेस के द्वारा बनाया गया एक एक्रोनिम होगा। यूनिवर्सल हेल्थ केयर के ऊपर ये आर्टिकल लिखा गया है। सबसे पहले ऑथर ने बात की, यूनिवर्सल हेल्थ केयर जो है वो वाइडली एक्सेप्टेड एक चीज है। ऐसा नहीं है कि उसको कोई इंडिया के लिए स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है। या यूनिवर्सल हेल्थ केयर का मतलब क्या होता है कि जितने भी लोग हैं उनको हेल्थ कवरेज मिले। इसका मतलब है कि कोई भी लास्ट माइल कोई ऐसा व्यक्ति ना रह जाए जिसको हेल्थ फैसिलिटीज नहीं मिल पा रही हैं। देयर शुड नॉट बी इवन अ सिंगल पर्सन who is not getting the health services because of lack of money. So universal healthcare says what? Universal healthcare says every person should receive the basic healthcare facilities free of cost, where there should not be any cost involved, है ना। Especially those who cannot afford, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, एटलीस्ट वो लोग, उनमें से ऐसा कोई व्यक्ति ना हो जिसको हेल्थ केयर फैसिलिटी सिर्फ इसलिए ना मिल पाए कि उसके पास पैसे नहीं थे, है ना। तो ये बेसिकली चीज होती है वो यूनिवर्सल हेल्थ केयर के अंदर मेक श्योर की जाती है। अब यहाँ पे क्या होता है, पहले हेल्थ केयर क्या होता था एक्चुअली, अभी तक हेल्थ केयर अभी तक रिच गेट्स बेटर, है ना। ये जो फंडा है ना, जैसे आपने देखा कि जो रिच लोग हैं वो क्या करते हैं, प्राइवेट उसमें चले जाते हैं और बढ़िया वहाँ पे 1-1 लाख रुपए पर डे का आईसीयू का चार्ज रहता है, वहां दे देते हैं। ये सारी चीजें हैं, लेकिन पुअर ये अफोर्ड नहीं कर सकता। इनफैक्ट कई चीजें मैंने खुद भी देखी, ऐसी चीजें जिसमें मतलब आपको अंदर से झकझोर देंगी जो चीजें है ना, कि पुअर कितना मतलब मुश्किल होता है उनके लिए एक भी दिन वहां पे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में सर्वाइव करना एंड ऑल, है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ऐसे में जो यूनिवर्सल हेल्थ केयर है, ये कंसेप्ट केवल इंडिया का नहीं है, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ब्राजील, चाइना, श्रीलंका, थाईलैंड ऐसी कंट्रीज हैं जो कि ऑलरेडी
ऑलरेडी इसमें काफी आगे बढ़ चुके हैं। थाईलैंड ने तो एक मूव बहुत पहले 20 साल पहले यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की बात की थी, है ना, जब उस समय इंडिया की जीडीपी के आसपास ही मतलब जो पर कैपिटा जीडीपी, वैसे पर कैपिटा जीडीपी की बात है, वैसे तो उसकी थाईलैंड छोटी इकोनॉमी है, लेकिन पर कैपिटा जीडीपी जब उसकी अभी इंडिया के लेवल में थी तभी ये चीज उन्होंने आइडिया दे दिया था, एंड दैट वाज 20 ईयर्स अगो, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। तो अब समय आ चुका है कि इंडिया भी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज यानी कि गारंटी स्टार्ट कर दे कि हाँ, हर व्यक्ति को बेसिक जो हेल्थ फैसिलिटीज है वो मिलेगी। हेल्थ क्योंकि बहुत ही बड़ा सेक्टर है, आपको मैंने पहले भी बताया है कि जब कभी भी बात आएगी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की, तो उसमें 2-3 चीजें ही मेन रहेंगी। एक हेल्थ है, दूसरा एजुकेशन है, तीसरा स्किल डेवलपमेंट है। तो हेल्थ इज वन ऑफ द मेजर पैरामीटर्स फॉर डिटरमाइनिंग द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन दिस कंट्री, देयरफॉर उसको इस तरीके से छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे ऑथर ने कुछ चीजें बताई, जैसे एग्जांपल्स कहाँ से हम आइडिया ले सकते हैं। एक बहुत ही प्यारा एग्जांपल है एनएचएस का, नेशनल हेल्थ सर्विस। नेशनल हेल्थ सर्विस एक्चुअली ब्रिटेन का कंसेप्ट है। ब्रिटेन में ऑलरेडी एक डेडिकेटेड फोर्स, जैसे अभी इंडियन ऑल इंडिया सर्विस बनाते हैं ना अपन, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज का प्रपोजल चल रहा है, लेजिस्लेटिव सर्विसेज का प्रपोजल भी आ गया है, ऐसा ही वहां पे नेशनल हेल्थ सर्विस के नाम से ऑलरेडी एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटर्स की पोस्ट बनाई गई है जो कि हेल्थ केयर सेगमेंट से रिलेटेड है। वो मेक श्योर करते हैं कि हर व्यक्ति को हेल्थ केयर फैसिलिटी बेसिकली प्रोवाइड हो रही है कि नहीं हो रही है। तो नेशनल हेल्थ सर्विस बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि ब्रिटेन का एक इनिशिएटिव है। एनएचएस इज इनिशिएटिव ब्रेन चाइल्ड ऑफ ब्रिटेन, और बहुत ही अच्छे से वहां पे वर्क भी कर रहा है। एक बहुत ही फेमस कोट है कि नो सोसाइटी कैन लेजिटिमेटली कॉल इटसेल्फ सिविलाइज्ड इफ अ सिक पर्सन इज डिनाइड मेडिकल एड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मीन्स। मतलब कि कोई भी ऐसी सोसाइटी जहां पे किसी भी बीमार आदमी को सिर्फ इसलिए मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल रही है कि उसके पास रिसोर्सेज नहीं है या पैसा नहीं है, तो वो सोसाइटी अपने आप को सिविलाइज्ड नहीं कह सकती है। वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा भोर कमेटी बनी थी, याद रखिएगा, भोर कमेटी बनी थी, भोर कमेटी जो आपको पढ़ना है पढ़िए, 1946 की, जिसने कहा था कि इंडिया को भी अपनी एनएचएस टाइप की हेल्थ केयर सिस्टम बनाना चाहिए। इंडिया को भी अपना नेशनल हेल्थ सर्विस की लाइन पे एक हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो बनाना चाहिए। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग बोथ ऑफ दिस कंसेप्ट जो कि है। अब यहाँ पे यूएचसी यानी कि यूनिवर्सल हेल्थ केयर किस तरीके से पहुंचा जा सकता है, तो यहाँ पे जीन ड्रेज का कहना है कि 2 तरीके होते हैं यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को पाने के। अब वो 2 तरीके कौन से हैं? पहला है पब्लिक सर्विस के रूप में, एंड सेकंड है सोशल इंश्योरेंस के रूप में। फर्स्ट इज द पब्लिक सर्विस, देन सेकंड इज द सोशल इंश्योरेंस, ठीक है ना। सेकंड इज द सोशल इंश्योरेंस, फर्स्ट इज पब्लिक सर्विस, सेकंड इज सोशल इंश्योरेंस। तो अब ये पब्लिक सर्विस क्या है? तो फर्स्ट अप्रोच बेसिकली हेल्थ केयर इज प्रोवाइडेड एज अ फ्री पब्लिक सर्विस, है ना। पब्लिक सर्विस अप्रोच क्या है? ये हेल्थ केयर विल बी प्रोवाइडेड एज अ फ्री पब्लिक सर्विस। जैसे कि आपको रोड मिलती है, रोड गवर्नमेंट आपको बना के देती है, ठीक है ना। अब वहां पे आपसे तो पैसा नहीं लिया जाता ना रोड में चलने का, कि आप पैदल चलोगे तो आपसे रोड का पैसा लेंगे, नहीं लेते ना। तो आपको एज अ पब्लिक रिसोर्स वो प्रोवाइड कर रहे हैं। सेम टू सेम आपको हेल्थ केयर भी प्रोवाइड की जाएगी एज अ पब्लिक सर्विस, वहां पे आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। जैसे पब्लिक लाइब्रेरी हो गई कि पब्लिक लाइब्रेरी में आप जाकर के बैठो, आपसे पैसा नहीं लेंगे, आपको जो पढ़ना है पढ़ो, चलेगा, है ना। सेकेंड अप्रोच है वो है उसमें प्राइवेट और पब्लिक दोनों इन्वॉल्व हो सकते हैं। सोशल इंश्योरेंस, ये नॉर्मल इंश्योरेंस जैसा ही रहेगा, लेकिन हाँ यहां भी ये रहेगा कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनको अलग से इंश्योर किया जाएगा, और उनका एक प्रीमियम रहेगा जो कि सब्सिडाइज्ड होगा। प्राइवेट के केस में भी सब्सिडाइज्ड होगा, प्रीमियम सेंटर टैक्सेशन के थ्रू उसको भरेंगी, और बाकी के जो लोग जो है वो कवर्ड रहेंगे। लेकिन प्रीमियम वाले अप्रोच में क्या है कि एक ऑब्वियस सी बात है, प्रीमियम क्या होता है, एक कवर होता है उसका। जैसे मान लो एटलीस्ट 10 लाख का, 20 लाख, 50 लाख, बट एक लिमिट तो होगी ही, है ना। जितना आपका प्रीमियम रहेगा उसके, अब उससे ज्यादा अगर कुछ होगा तो वो नहीं कवर रहता उसमें। तो कॉमन सेंस की बात है कि जो मान लो कॉस्ट अगर बढ़ गई है तो इसको कौन अफोर्ड कर पाएगा? इसको केवल रिच अफोर्ड कर पाएंगे ना। अगर सोशल इंश्योरेंस भी आप कर देते हो तो वो भी कुछ लिमिटेड बीमारियों के लिए और कुछ लिमिटेड कॉस्ट के लिए ही कवर करेगा। दैट विल नॉट बी कवरिंग द इंटायर थिंग, दैट विल कवर ओनली अ पार्ट ऑफ दैट, ठीक है ना। तो ये एक इशू है जो कि आ सकता है। तो ऐसे सिस्टम्स में कुछ चैलेंजेस होते हैं, जैसे कि सबसे पहले ऑथर ने कहा, देखो एक ऑथर ने बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई है, बहुत अच्छा चैलेंज बताया
कि आप कितना भी सोशल इंश्योरेंस कर दो, आप कितना भी पब्लिक सर्विस कर दो, लेकिन अगर सपोज करो आपके यहाँ डॉक्टर्स ही नहीं है, सपोज करो आपके यहाँ प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज ही नहीं है, तो आप किस तरीके से एक्सपेक्ट करते हो कि लोग कहाँ जाएंगे दिखाने के लिए? अगर आपके यहाँ प्राइवेट जो आपका प्राइमरी हेल्थ केयर है, PHCs हैं, वो अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स आपके अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है लोग फिर जान गंवाने तो नहीं जाएंगे, लोग कहाँ जाएंगे? वो प्राइवेट में जाएंगे, और फिर प्राइवेट में अगर जाएंगे तो अगेन वही प्रॉफिट मोटिव आ जाता है। तो कुल मिलाकर के केवल और केवल फ्री कर देना कि ठीक है आपके लिए हेल्थ केयर फ्री है, लेकिन सपोज करो हेल्थ केयर फ्री है बट हेल्थ केयर प्रोवाइड करने वाला ही नहीं है, तो क्या मतलब है? ऐसा तो कोई मतलब नहीं है ना। देयर इज नो, मतलब कि देयर इज नो मीनिंग इन दैट मैं आपको बोलूं कि कल से आपकी सारी क्लासेस फ्री होंगी लेकिन मैं कल से क्लास लेने ही नहीं आऊं, है ना? तो ऐसी फ्री क्लासेस का क्या मतलब जो कभी हो ही ना, ऐसे फ्री डिस्कशंस का क्या मतलब जो हो ही ना, है ना? तो कुल मिलाकर के हॉस्पिटल्स की जरूरत, प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज की जरूरत बहुत ज्यादा है, कैपेसिटी बिल्डिंग की जरूरत बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ऑथर ने एक सजेशन और दिया है कि मतलब एक तरीका आप कर सकते हो, उसका नाम इन्होंने HOPS रखा है। HOPS क्या रखा है मैं आपको बता दूं, HOPS, हाँ, ये एक इगैलिटेरियन मेथड के रूप में आगे बढ़ाया जा सकता है। हेल्थ केयर एज एन ऑप्शनल पब्लिक सर्विस, हेल्थ केयर एज एन ऑप्शनल पब्लिक सर्विस, ये आइडिया ऐसा है बेसिकली कि एक आपने एक लीगल राइट दे दिया सबको, यू गिव अ लीगल राइट टू एवरीवन दैट दे विल रिसीव फ्री क्वालिटी हेल्थ केयर इन अ पब्लिक इंस्टीट्यूशन इफ दे विश। इसमें डाल दिया आपने, अगर आप चाहते हैं तो आपको क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड की जाएगी पब्लिक इंस्टीट्यूशन में, अगर आप चाहते हैं तो, ठीक है ना। अब यहां पे क्या होगा, कोई भी व्यक्ति जो है वो जा सकता है पब्लिक डोमेन में, यहाँ पे पब्लिक सर्विस के रूप में उसको ग्रहण कर सकता है, लेकिन ये इफ दे विश वाला जो कंसेप्ट है ना, ऑप्शनल जो डाल दिया, मतलब कि हेल्थ केयर एज एन ऑप्शनल पब्लिक सर्विस, तो मतलब अगर आप चाहें तो आप प्राइवेट में जा सकते हैं, तो जो अफोर्ड कर सकता है वो प्राइवेट में चला जाए, जो नहीं कर सकता लेकिन क्वालिटी फिर भी मिलेगी। तो यहां पे भाई दो बेसिक गारंटीज ऑथर ने कहा है कि हेल्थ केयर एज ऑप्शनल पब्लिक सर्विस में दो गारंटीज चाहिए। पहली तो ये कि जो पब्लिक सर्विस के रूप में हेल्थ केयर प्रोवाइड की जाएगी उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, उसका स्टैंडर्ड अच्छा होगा। ये नहीं कि आपने वही मैंने बोला ना कि प्राइमरी हेल्थ केयर आपने अच्छा किया ही नहीं और आपने बोला कि ये फ्री है। दूसरी चीज गारंटी है कि धीरे धीरे आप इंप्रूव करोगे और मेक श्योर करोगे कि पब्लिक जो इंस्टीट्यूशंस है, पब्लिक हेल्थ के जो इंस्टीट्यूशंस है, वहां पे हर बीमारी ट्रीट हो सकती है। तो देखो शुरुआत में हो सकता है वहां पे 90 बीमारियां ही कवर हो आउट ऑफ 100 या 80 बीमारियां ही कवर्ड हो आउट ऑफ 100, लेकिन धीरे धीरे आपको प्रयास ये करना है कि जैसे जैसे टाइम बीतता जाए वहां पे कम से कम 100 है तो 100 की 100 बीमारियां आपकी फिर डिफरेंस नहीं रह जाना चाहिए, है ना। तो इगैलिटेरियन पहले बहुत ज्यादा नहीं रहेगा, लेकिन धीरे धीरे इट विल टेंड टू रीच द इगैलिटेरियन स्टेट एज वेल, कि जो व्यक्ति चाहे पब्लिक में जाए, जो व्यक्ति प्राइवेट में जाए, दोनों को बराबर की ही सुविधाएं मिलेंगी। तो ये एक आइडिया जो है ऑथर ने यहाँ पे प्रोवाइड किया है। इसमें तमिलनाडु का भी ऑथर ने एग्जांपल दिया है कि वहां का जो राइट टू हेल्थ बिल है वो किसी को इसी लाइन में है ना, कि जो लोग यहाँ पे है और पब्लिक सर्विस को उसमें अच्छे से प्रोवाइड करना है, तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस आर्टिकल। दूसरा है अ मर्जर टू बेटर मैनेज द इंडियन रेलवेज। अब अभी रिसेंटली एक रिसेंट गैजेट नोटिफिकेशन आया था जिसमें एक नई सर्विस क्रिएट की गई है, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस। एक गैजेट आया है रिसेंटली, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस IRMS का, एंड इट्स अ शिफ्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेल नेटवर्क्स दैट इज इंडिया। इसमें होगा क्या कि IRMS जो है ना, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस, इसमें ग्रुप ए की इंडियन रेलवे की 10 जो सर्विसेज थी उनमें से 8 को मर्ज कर दिया गया है। कौन कौन सी हैं? इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विसेज IRTS जिसको हम बोलते थे, जिसे भी UPSC के थ्रू पोस्ट भरी जाती थी। देन इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विसेज, इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विसेज, इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ सिग्नल इंजीनियर्स, इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स, इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ सिविल इंजीनियर्स एंड इंडियन रेलवे स्टोर सर्विसेज। तो ये 8 सर्विसेज हैं जिनको मर्ज किया गया है और इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस बनाया गया है। तो ऑथर ने यही कहा कि अब दे विल बी सिलेक्टेड थ्रू UPSC। ऐसी 8000 लगभग पोस्ट हैं जो कि UPSC के थ्रू ये भरी जाएंगी, एंड
बेसिकली दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। एंड ऑथर ने ये भी कहा है कि काफी जो वर्क है रेलवे के उनका कर्मचारियों का बहुत ही ज्यादा डेडिकेटेड सर्विस है ये, एंड 24/7 की जॉब है। ऐसा नहीं कि आप इसको कभी भी अवॉइड कर सकते, किसी भी दिन अवॉइड कर सकते हैं ना। तो मेंटेनिंग द सेफ्टी ऑफ ऑपरेशंस एंड इंश्योरिंग द पंक्चुअलिटी ऑफ द ट्रेन, इट रिक्वायर्स अ वाइड सेट ऑफ स्किल्स फ्रॉम इंजीनियर्स टू कोऑर्डिनेशन। मतलब इंजीनियर से लेकर के कोऑर्डिनेशन स्टाफ तक बहुत ज्यादा यहाँ पे कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है, तभी आपकी जो ट्रेन की पंक्चुअलिटी है या ट्रेन का जो सिस्टम है वो सही से चल पाएगा। तो काफी वैसा जॉब है, ऐसा आसान जॉब नहीं है ना। एंड इसमें जो है यूपीएससी के थ्रू रिक्रूटमेंट अब किया जाएगा। ऑथर ने ये कहा कि हाँ इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देना है कि इनकी ट्रेनिंग कैसी होती है, क्योंकि अब इनको अगर आपको ट्रेन करना है फॉर मैनेजिंग द रेलवेज इन द फ्यूचर, देन यू हैव टू प्रोवाइड अ रिगरस ट्रेनिंग, यू हैव टू प्रोवाइड अ ट्रेनिंग दैट इज वर्थ एक्चुअली, है ना। तो आपको वो सब चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा कि इनको रिवैम्ड ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए, कॉम्पिटेंसीज आपको उनको मेक श्योर करनी पड़ेगी। जैसे एक मिशन कर्मयोगी है, मिशन कर्मयोगी गवर्नमेंट का है विच प्रोवाइड्स फॉर कॉम्पिटेंसीज बेस्ड पोस्टिंग ऑफ ऑफिसर, मतलब कि कॉम्पिटेंसी के हिसाब से पोस्टिंग की जाती है ना। ये सारी चीजें वही चीज रेलवेज में भी अब जरूरत है, ताकि जो इनका कैरियर है वो तो शेप हो ही, साथ ही साथ जो रेलवेज की दिशा दशा है वो भी बदले, है ना। कुछ नया आइडियाज, कुछ नए इनोवेशन ये लेकर के आए। द प्रोसेस ऑफ इलेक्टिंग द इंडियन प्रेसिडेंट, अब यहाँ पे हम बात करेंगे इस आर्टिकल में द प्रोसेस ऑफ इलेक्टिंग इंडियन प्रेसिडेंट। अब आपको बता दूं इंडियन प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू, आप सबको पता होगा कि ये इलेक्शन होता है इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू, ठीक है ना। इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन से लोग रहते हैं? जो प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज है उसमें इलेक्टेड मेंबर्स रहते हैं, केवल इलेक्टेड मेंबर्स। कहां के इलेक्टेड मेंबर्स? अपर एंड लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, ठीक है ना। तो इलेक्टेड ही रहते हैं, चाहे वो पार्लियामेंट के हो, चाहे एमपीज हो, चाहे एमएलएज हो, ठीक है ना, लेकिन इलेक्टेड ही मात्र रहते हैं। तो इसका मतलब है कि जो नंबर ऑफ इलेक्टर्स रहते हैं वो 543 लोकसभा के एमपीज रहते हैं, 233 राज्यसभा के रहते हैं एंड 4120 एमएलएज पूरे स्टेट्स और यूटीज के रहते हैं, जिसमें कि यूटी में आपका एनसीटी नेशनल कैपिटल टेरिटरी और आपका यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी, मतलब कि आपका दिल्ली और पुडुचेरी दोनों इंक्लूडेड है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। अब अगर मैं आपको बताऊं कि जब प्रेसिडेंट अपना नॉमिनेशन देते, जैसे आपने देखा होगा चुनाव में नॉमिनेट किया जाता है पहले अपने आप को, है ना। तो जो नॉमिनेशन होता है प्रेसिडेंट के केस में, उसमें आपको 50 प्रपोजर और 50 सेकेंडर्स की आवश्यकता होती है। मतलब कोई भी व्यक्ति अपना नॉमिनेशन तब देगा जब उसको 50 लोग उसके प्रपोजर्स होंगे, 50 प्रपोजर्स एंड 50 सेकेंडर्स, है ना। तो ये आपको याद रखना है कि 50 प्रपोजर्स एंड 50 सेकेंडर्स में प्रेसिडेंट तभी नॉमिनेट हो सकता है, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। अब रूल बेसिकली यही कि 50 प्रपोजर्स एंड सेकेंडर्स जो था ये 1974 में इलेक्शन कमीशन ने इसकी नोटिस दी थी, 1974 में इसको इंक्लूड किया गया था, ठीक है ना। क्योंकि पहले क्या हो रहा था कि जिनका कोई चांस नहीं जीतने का वो भी प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ ले रहे थे, ना। इन सब चीजों को रोकने के लिए 50 प्रपोजर और 50 सेकेंडर्स का एक तरीका निकाला गया। अब वोट कैसे काउंट होता है? तो देखो यहाँ पे एक चीज मैं आपको क्लियर बता दूं कि जो एमपीज का वोट है वो तो फिक्स्ड वोट है, वोट ऑफ एन एमपी इज फिक्स्ड। ये आता है 708 के आसपास, आई थिंक 708 इज द करेक्ट नंबर, यस इट इज रिटन हियर ओनली 708। द फिक्स्ड वोट ऑफ अ एमपी इज 708, ठीक है ना, याद रखेगा। और वहीं पे अगर हम किसी एमएलए के वोट की बात करें तो एमएलए का वोट निकालना अगर आपको ना, तो यहाँ पे आप तो निकालेंगे वहां की पॉपुलेशन, जो भी उस स्टेट की पॉपुलेशन होगी, देन उस स्टेट से कितने नंबर ऑफ एमएलए आ रहे हैं into 1000, क्वेश्चन में आपको 1000 और डालना है। तो ये आपका फॉर्मूला होता है कि वोट ऑफ अ एमएलए, पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट अपॉन नंबर ऑफ एमएलए फ्रॉम द वो एंड स्टेट डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 708 आया आपका एक एमपी का वोट, और वहीं पे उसी तर्ज पे आपने टोटल जब आप सारे वोट्स काउंट करोगे ना, तो ग्रैंड टोटल जो आता है वो 10,98,903 आता है। 10,98,903 टोटल इलेक्टोरल कॉलेज जो आता है वो इतना आता है वोट का। अब रिक्वायर्ड क्या है कि जो नॉमिनेटेड कैंडिडेट हैं उनमें किस तरीके से देखा जाएगा, तो काउंटिंग करते समय इलेक्शन कमीशन टोटल करेगा सारे वैलिड वोट्स कास्ट बाय द इलेक्टोरल कॉलेज थ्रू पेपर बैलेट। पेपर बैलेट का यूज किया जाता है, इसमें कैंडिडेट का नाम लिखा रहता है। जैसे मैं अगर लिखूंगा, मतलब मैं किसी का नाम सजेस्ट करूंगा, मैं जिसको वोट दूंगा उसका नाम लिखूंगा उस प्रेसिडेंट का। तो अगर आपको जीतना है तो टोटल वैलिड वोट्स में से, टोटल वैलिड पेपर बैलेट्स में से कैंडिडेट्स को 50% ऑफ द टोटल वोट्स कास्ट प्लस 1, 50% ऑफ द टोटल वो वैलिड वोट्स कास्ट प्लस 1, याद रखिएगा। ये तरीका होता है निकालने का, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट।
ये आपको याद रखना है। और इसी तरीके से प्रेसिडेंट का जो है वो चुनाव किया जाता था। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द प्रोसेस। अगला जो है वो आरबीआई का एक नोटिफिकेशन आया जिसमें कि उन्होंने कहा है कि जो एटीएम से विड्रॉल है अब वो कार्डलेस विड्रॉल हो सकेगा। कार्डलेस विड्रॉल मतलब कि यूपीआई के माध्यम से आप कर सकते हैं। तो इससे 2-3 चीजों से बचा जा सकता है। वो 2-3 चीजें कौन कौन सी बता दूं? वो 2-3 चीजें हैं आपकी बैंक फ्रॉड एक तरीके, जिसमें कार्ड क्लोनिंग एक होता है, कार्ड क्लोनिंग, दूसरा होता है कार्ड स्कीमिंग होता है, कार्ड स्कीमिंग, ठीक है ना, और एक कार्ड डिटेल्स देखना, ये सब चीजें। तो क्या होता था देखो, कार्ड स्कीमिंग का जैसे मान लो, मेरी ड्राइंग तो बहुत अच्छी नहीं है बट आई विल ट्राई टू टेल यू। अच्छा, यहाँ एटीएम बना है क्या? नहीं, पूरा नहीं बना है। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे एटीएम मशीन आपने देखी होगी, इस तरीके से स्क्रीन रहती है, नीचे यहाँ पे एक कीबोर्ड लगा रहता है, यहाँ पे आपको कार्ड इनपुट करने का, कार्ड डालने के लिए बनता है ना। तो कार्ड डालने का आपने देखो कि एक ऐसे मोटा सा वो निकला रहता है बाहर, उसमें आप डालते हो। वहां पे कई लोग क्या करते हैं, कई लोग उसका मिसयूज करते हैं। कई लोग क्या कर देते हैं ना कि उसमें जहां पे वो आप कार्ड डालते हो ना, वहां पे एक स्किमिंग मशीन डाल देते हैं। तो स्किमिंग मशीन उसी शेप की रहती है, उसके ऊपर फिट कर देते हैं। तो जैसे ही आपने अपना कार्ड उसमें इंटर किया, आप क्या होता है, हम उसको टच करके तो देखते नहीं है। वैसे तरीका ये होना चाहिए कि जो वो मशीन जिसमें कार्ड लगा उसको पहले आप पकड़ के खींचो कि कहीं वो निकल तो नहीं आ रहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई बाहर से कुछ लगा हुआ है। तो वहां पे जैसे ही आपने कार्ड डाला ना, तो उसमें एक मैग्नेटिक रीडर रहता है जो आपकी चिप को रीड कर लेता है। तो ये होती है कार्ड स्किमिंग। अब इसी कार्ड स्किमिंग से फिर कार्ड क्लोनिंग होती है। डेटा उनको मिल गया, डेटा उन्होंने दूसरे कार्ड में, एक ब्लैंक कार्ड में ट्रांसफर कर दिया आपके कार्ड का, तो वो हो गया कार्ड क्लोनिंग। तीसरा यही होता है कि जैसे मान लो बैंक में आपने डिटेल डाली, तो वहां पे किसी ने कार्ड की वो आपने किसी ने देख लिया कि अच्छा क्या पिन डाल रहा है, किसी ने कुछ। तो ये तीसरे तरीके की जो फ्रॉड्स होते हैं, इस तरीके के भी होते हैं जो फिजिकल फ्रॉड्स होते हैं। तो कुल मिलाकर के इस तरीके की चीजों से बचा जा सकता है अगर आप ऑनलाइन प्रोसेस कर देंगे तो। एंड वही चीज यहाँ पे आरबीआई ने प्रपोज की है, कार्ड क्लोनिंग, कार्ड स्कीमिंग से अगर आपको बचना है तो इस तरीके से बेसिकली वो चीजें हो सकती हैं, ठीक है ना। कई बार पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स में फ्रॉडस्टर्स जो रहते हैं वो इंस्टॉल कर देते हैं, इसलिए हर जगह कोशिश करनी चाहिए कि आप तो सीधे आप अपना बेसिकली स्कैन करो और अपनी पेमेंट करो, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। अब यहां पे कॉपीराइट के बारे में जानते हैं। कॉपीराइट क्या होता है? कॉपीराइट क्रिएटर को लीगल राइट देता है टू ओन, डिस्ट्रीब्यूट एंड प्रॉफिट फ्रॉम हिज और हर क्रिएटिव वर्क। तो एक कॉपीराइट जो होता है वो क्रिएटर को ये राइट देता है कि वो उस काम से अपने क्रिएटिव वर्क से को ओन करे, डिस्ट्रीब्यूट करे और प्रॉफिट कमाए, ठीक है ना। जैसे कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसमें प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर्स होते हैं, मतलब वो किसी एक कंपनी को बिलोंग करते हैं और आपको अगर उसको यूज करना है तो यू विल हैव टू बाय अ लाइसेंस फॉर दैट, ठीक है ना। उसको प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर बोलते हैं। इसी तरीके से कुछ और ओपन सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं जिसमें कि एक आता है क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस। इसको लिख लो, एक आता है आपका क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस। क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस अलाउज द फ्री यूज ऑफ सॉफ्टवेयर। क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस मतलब कि इट अलाउज द फ्री यूज ऑफ सॉफ्टवेयर विच इज इन पब्लिक डोमेन, ठीक है ना। तो जो भी सॉफ्टवेयर या वर्क अगर क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस है तो इसको यूज और डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है फॉर फ्री। इट इज यूज्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर फ्री, तो ठीक है ना। इसके अलावा एक होता है परमिसिव सॉफ्टवेयर लाइसेंस। Permissive software license, it is also popular for the software developer community and this license allows free use and modification of the software. इसमें भी जो permissive software license है, it allows for the free use and modification of the software, ये भी आपको बता दूं, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। लास्ट होता है आपका ओपन सॉफ्टवेयर। आपको पता ही होगा कि जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बोलते हैं इनको, ये ओपन डोमेन में रहते हैं, है ना। कोई भी इनका कोड एक्सेस कर सकता है और कुछ डेवलपर्स की बॉडी है जो कि इसको मेंटेन मैनेज करती है, तो उनको ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, नो एल नीनो एक्सपेक्टेड, इट विल बी अ नॉर्मल मॉनसून सेज स्काईमेट। तो स्काईमेट जो एक बॉडी है जो कि ऑब्जर्व करती है वेदर को, इसको, तो उन्होंने कहा कि इस साल एल नीनो नहीं रहेगा। अब एल नीनो क्या होता है मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू बताना चाहूंगा। लेट मी टेल यू। देखो क्या होता है एल नीनो फिनोमिना में, आपको दो चीजें याद रखनी है। दो चीजें कौन कौन सी याद रखनी है? एक तो आपको याद रखना है कौन कौन सी लोकेशन हम देख रहे हैं। लोकेशन हम दो देख रहे हैं, एक हम देखते हैं पेरुवियन कोस्ट जो इक्वाडोर पेरू वाला कोस्ट है साउथ अमेरिका का, और दूसरा हम देखते हैं आपका ये ऑस्ट्रेलिया, पापा न्यू गिनी और इधर वाला पार्ट, ठीक है ना। मतलब ईस्टर्न पैसिफिक और वेस्टर्न पैसिफिक हम दोनों चीजें देख रहे हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें कि जो पेरू वाला साइड है, नॉर्मल वेदर कंडीशंस में क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। नॉर्मल वेदर कंडीशंस में जो पेरू वाला साइड है वहां से
ईस्टर्लीज बहती हैं। ईस्टर्लीज क्या होती हैं आपको पता है? ईस्टर्लीज होती हैं ट्रेड विंड्स। ईस्टर्लीज आर द ट्रेड विंड्स दैट फ्लो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। याद रखिएगा, सिंपल टर्म से बता रहा हूं मैं आपको, ईस्टर्लीज बहती है। ईस्टर्लीज आर द ट्रेड विंड्स दैट इज ईस्टर्लीज आर द ट्रेड विंड्स दैट फ्लो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। सिंपल सी बात आप याद रखिएगा, ईस्टर्लीज आर द ट्रेड विंड्स दैट मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। अब यहां पे जो ईस्टर्लीज ये बहती है, तो होता क्या है कि नॉर्मल जो वेदर कंडीशन है वो ये होता है कि जो आपका पेरुवियन रीजन है, जो आपका पेरुवियन रीजन है, वहां से जो वार्म, जो गर्म, जो नॉर्मल वेदर कंडीशन वो गर्म एरिया रहेगा, वो गर्म रहेगा, तो वहां का जो पानी है गर्म पानी होगा, तो गर्म पानी वहां से बह के चला जाएगा। वहां से गर्म पानी किधर जाएगा? विंड्स के साथ, ये आपका ऑस्ट्रेलिया और पापा न्यू गिनी वाले रीजन में आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जब यहां आएगा तो ज्यादा गर्म ये मतलब इस वाले पार्ट की तरफ आएगा। तो यहां पे जब राइजिंग जो लिम्ब होती है प्रेशर की, वो राइज करेगी यहां पे, और यहां पे बारिश ज्यादा होगी। ठीक है ना? तो जो नॉर्मल कंडीशंस होती हैं उसमें क्या होता है? नॉर्मल कंडीशंस में जो आपका पेरुवियन रीजन है वहां से स्ट्रॉन्ग ईस्टर्लीज बहती हैं, स्ट्रॉन्ग ईस्टर्लीज बहती हैं, जो कि अपने साथ वार्म वाटर्स को कैरी करती हैं। और इसमें एक और फिनोमिना अटैच्ड है, जैसे ही वार्म वाटर्स यहां से जाएगा, पेरू के कोस्ट का वार्म वाटर जब इधर मूव करेगा, तो कॉमन सेंस लगाओ, नीचे का जो कोल्ड वाटर रहेगा वो ऊपर आएगा, उसको हम अपवेलिंग बोलते हैं। वी कॉल दैट अपवेलिंग। व्हाट वी कॉल दैट? अपवेलिंग। तो दोनों कंसेप्ट जुड़े हुए हैं कि जो नॉर्मल वेदर कंडीशन है उसमें पेरुवियन कोस्ट में कोल्ड वाटर आ जाता है नीचे से ऊपर, जिसको अपवेलिंग बोलते हैं। वार्म वाटर शिफ्ट हो जाता है किधर की तरफ? आपका ये ऑस्ट्रेलिया, और उधर शिफ्ट हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया उधर शिफ्ट होगा तो ऑब्वियस सी बात है, वहां पे जो कंडीशन होगी कुछ इस तरीके से होगी कि वहां पे जो राइजिंग लिम्ब है प्रेशर की, वो ऊपर वहीं आएगी और वहां पे बारिश होगी, और इधर नहीं होगी। वहीं जब एल नीनो ईयर होता है, एल नीनो ईयर में क्या होता है कि अगर आप देखें तो ये फ्लो रिवर्स हो जाता है। मतलब कि जो प्रेशर यहां पे बन रहा था, स्ट्रांग प्रेशर जो बन रहा था, वो नहीं बन पाता है। स्ट्रांग प्रेशर क्यों नहीं बन पाता है? क्योंकि ये जो नॉर्मली ये वार्म होना चाहिए, ये पार्ट वार्म नहीं हो पाता, यहां पे अपवेलिंग नहीं आ पाती, अपवेलिंग नहीं हो पाती है। ठीक है ना? और यहां पे जो विंड भी है वो डिक्रीज हो जाती है, यानी कि ईस्टर्ली विंड जब वीक हो जाती है तो वार्म वाटर अब ईस्टवर्ड मूव करने लगता है। नाउ द वार्म वाटर स्टार्ट्स मूविंग ईस्टवर्ड, इसीलिए वहां पे अपवेलिंग नहीं हो पाती है। तो ये होता है आपका एल नीनो ईयर। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग बोथ ऑफ दीज कंसेप्ट, आपको समझ में आ गया होगा। और इंडिया जो है अपना सोलर कैपेसिटी का जो टारगेट है 2022 का, जिसमें वो उसने कहा था कि 100 गीगावाट करना है सोलर पावर, वो मिस करने वाला है इंडिया। दैट इज द थिंग व्हिच इज द दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।